नमस्कार, राम राम सभी को। डागुर्स ऐप पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम बात कर रहे थे शिक्षण विधियों के बारे में और शिक्षण विधियों में पिछले वीडियो में हमने देखा था शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। आज हम बात करेंगे और वो है मूल्यांकन। किसके बारे में बात करेंगे? मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन, मूल्य धन अंकन, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है मूल्य धन अंकन। और शब्द क्या बनता है? मूल्यांकन। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। मूल्य धन अंकन। मूल्य का मतलब होता है शैक्षिक मूल्य। मूल्य का मतलब यहाँ किससे है? शिक्षा में जो प्राप्त किए जाते हैं उन शैक्षिक मूल्य। और अंकन का मतलब है यहाँ माप। अंकन का मतलब क्या है? माप। और मूल्य का मतलब क्या है? शैक्षिक मूल्य। और अंकन का मतलब है माप। तो देखिए, राइस जी ने एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा दी थी कि छात्र की मानसिक व शारीरिक छात्र की मानसिक व शारीरिक दक्षता का परीक्षण करने के लिए छात्र की मानसिक व शारीरिक दक्षता का परीक्षण करने के लिए जो परख की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? मूल्यांकन। राइस महोदय ने क्या परिभाषा दी? किसने? क्योंकि सबसे पहले जो मूल्यांकन जो शब्द है, ये मूल्यांकन जो शब्द है वो किसने दिया था? राइस ने। मूल्यांकन शब्द किसने दिया था? राइस ने। और इन्होंने ही जो परिभाषा दी वो परिभाषा दी कि किसकी? छात्र की मानसिक व शारीरिक दक्षता की जांच की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ये किसने कहा था? मूल्यांकन जो शब्द है, ये मूल्यांकन शब्द भी राइस महोदय ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि बालक की मानसिक और शारीरिक दक्षता की जांच की जाती है, वही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें देखिए, मूल्य का मतलब है शैक्षिक मूल्य और अंकन का मतलब है माप। अब आप देखिए, जो मूल्यांकन की जो विशेषताएं, किसकी विशेषता? मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं, ये मूल्यांकन की जो विशेषता और ये मूल्यांकन की विशेषता ये दी थी चार्ल्स वेबेज। मूल्यांकन की विशेषता जो निर्धारित की वो किसने की? चार्ल्स वेबेज ने। मूल्यांकन की विशेषता चार्ल्स वेबेज ने निर्धारित की। और वो कौन कौन सी थी? आप देखिए, सबसे पहले थी वस्तुनिष्ठता। पहली है वस्तुनिष्ठता, दूसरी है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता, दूसरी है विश्वसनीयता, तीसरी है वैधता। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और तीसरी है वैधता, चौथी है विभेदकारिता। चौथी है विभेदकारिता और पांचवी है व्यापकता और छठी है व्यवहारिकता। और इसी के अंतर्गत जो आती हैं वो आती हैं स्पष्टता और मानक। इसी के अंतर्गत है स्पष्टता और इसी के अंतर्गत है मानक। तो देखिए, चार्ल्स वेबेज ने मूल्यांकन आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको आने लायक प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। सारा सब कुछ ही सार, संक्षेप में सार
करवाया है। आप देखिए मूल्यांकन का मतलब क्या है। मूल्यांकन शब्द किसने दिया? राइस महोदय ने। मूल्यांकन शब्द में से मूल्य धन अंकन, मूल्य का मतलब क्या है? शैक्षिक मूल्य, और अंकन का मतलब क्या है? माप। तो राइस महोदय ने क्या कहा कि छात्र की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की जो जांच की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। किसकी जांच? शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की जांच। तो ये जो विशेषताएं हैं किसकी? मूल्यांकन की विशेषताएं किसने निर्धारित की? चार्ल्स बेबेज ने। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल्यांकन की विशेषताएं किसने निर्धारित की, तो आप कहोगे कि मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो चार्ल्स बेबेज ने निर्धारित की। और कौन कौन सी विशेषताएं? पहली है वस्तुनिष्ठता, दूसरी है विश्वसनीयता, तीसरी है वैधता, चौथी है विभेदकारिता, पांचवी व्यापकता, छठी व्यवहारिकता, सातवीं स्पष्टता और आठवीं मानक। तो इस प्रकार से ये क्या है? मूल्यांकन की विशेषताएं। अब आप देखिए मूल्यांकन का विभाजन या मूल्यांकन की प्रविधियां। देखिए मूल्यांकन का विभाजन या मूल्यांकन की प्रविधियां। तो देखिए जो मूल्यांकन का विभाजन है, मूल्यांकन का विभाजन, और इन्हें कहा गया है मूल्यांकन की प्रविधियां। प्रविधियां, विभाजन या प्रविधियां। और ये जो विभाजन है ये दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमाणात्मक, पहला तो कौन सा है? परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। और दूसरा जो विभाजन है वो है गुणात्मक। दूसरा विभाजन कौन सा है? गुणात्मक। पहला परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। और ये जो परिमाणात्मक है, अब आप देखिए परिमाणात्मक के द्वारा जिसके अंतर्गत बच्चों के ज्ञान का अवलोकन किया जाता है। किसका? बच्चों के ज्ञान का अवलोकन किया जाता है, ज्ञान का, वो तो है परिमाणात्मक। और जिसके अंतर्गत किसका? व्यवहार का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? व्यवहार का पता लगाया जाता है, और वो कैसा है? गुणात्मक। जिस पद्धति के अंतर्गत बालकों के ज्ञान का पता लगाया जाता है वो तो परिमाणात्मक, और जिस पद्धति के अंतर्गत या जिस प्रविधि के अंतर्गत बालकों के व्यवहार का पता लगाया जाता है उसे कहा जाता है गुणात्मक। क्या कहा जाता है? गुणात्मक। अब आप देखिए ये जो परिमाणात्मक है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है मौखिक, मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। और दूसरा है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा। और तीसरा जो है वो है प्रायोगिक परीक्षा। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा प्रायोगिक परीक्षा। इस मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला आता है साक्षात्कार। क्या आता है? साक्षात्कार। दूसरा जो है इसके अंतर्गत वो आता है शलाका परीक्षा, शलाका परीक्षा। साक्षात्कार, शलाका परीक्षा। और इसी के अंतर्गत आता है शास्त्रार्थ। क्या आता है? शास्त्रार्थ। और इसी के अंतर्गत आता है वाद विवाद। क्या आता है? वाद विवाद। इसी के अंतर्गत आता है वाद विवाद। तो देखिए साक्षात्कार, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ और वाद विवाद। और लिखित जो परीक्षा है इस लिखित परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अपने जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं लघुत्रात्मक। यहाँ जो लिखित परीक्षा और लिखित जो परीक्षा है इस परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न आते हैं जैसे कि निबंधात्मक, निबंधात्मक। और यहाँ आते हैं लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक। और यहाँ आते हैं अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक। और यहाँ आते हैं वस्तुनिष्ठ,
वस्तुनिष्ठ। देखिए इस प्रकार से ये जो परीक्षा है, कौन सी परीक्षा? लिखित परीक्षा। ये तो आते हैं लिखित परीक्षा के अंतर्गत, और मौखिक परीक्षा के अंतर्गत साक्षात्कार, सलाहकार परीक्षा, शास्त्रार्थ और वाद विवाद। और प्रायोगिक परीक्षा यहाँ अपने संस्कृत में काम में नहीं ली जाती। और गुणात्मक जो परीक्षा है, इस गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत जो आता है वो आता है अभिवृत्ति मापनी। क्या आता है? पहला आता है अभिवृत्ति मापनी, दूसरा है समाज मिति। अभिवृत्ति मापनी, समाज मिति, इसी के अंतर्गत आता है अवलोकन। इसी के अंतर्गत आता है आकस्मिक निरीक्षण। इसी के अंतर्गत क्या है? आकस्मिक निरीक्षण। और इसी के अंतर्गत आता है जांच सूची। इसी के अंतर्गत है संचयी अभिलेख। और इसी के अंतर्गत आता है प्रश्नावली। ये किसने दी थी? वुडवर्थ ने। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। और इसी के अंतर्गत आता है क्रम निर्धारण मापनी, जिसे रेटिंग स्केल के नाम से जानते हैं, क्रम निर्धारण मापनी। अगला है क्रम निर्धारण मापनी। तो इस प्रकार से ये आता है गुणात्मक व्यवहार के अंतर्गत। अब आप यहाँ देखिए किसके, ये जो परिमाणात्मक है मौखिक परीक्षा, और इस मौखिक परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से, देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये जो परिमाणात्मक है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और पहला जो है वो है मौखिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा है? मौखिक परीक्षा। और दूसरा जो है वो है लिखित परीक्षा। कौन सी परीक्षा है? लिखित परीक्षा। दूसरा है लिखित परीक्षा। और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रायोगिक परीक्षा। अब मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आता है साक्षात्कार। और ये जो साक्षात्कार है ये भी 2 प्रकार का होता है, अभी देखिए आपको बताएंगे। और दूसरा है इसमें सलाहकार परीक्षा। और इसी के अंतर्गत तीसरा है शास्त्रार्थ। और इसी के अंतर्गत चौथा है, पहला साक्षात्कार, दूसरा सलाहकार, तीसरा शास्त्रार्थ और चौथा है वाद विवाद, जिसे हम तर्क वितर्क भी कह सकते हैं। लिखित जो परीक्षा है इस परीक्षा के अंतर्गत आता है जैसे कि निबंधात्मक, और इसी के अंतर्गत आता है लघुत्रात्मक, और इसी के अंतर्गत आता है अति लघुत्रात्मक, और इसी के अंतर्गत आता है वस्तुनिष्ठ। अब आप देखिए यहाँ, और ये प्रायोगिक जो परीक्षा है, ये प्रायोगिक परीक्षा ये अपने संस्कृत में है नहीं। कौन सी? यहाँ देखिए लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। अब आपको एक एक को ध्यान से समझना है। जो ये साक्षात्कार है, जॉन डार्ले ने कहा था, जॉन डार्ले ने एक परिभाषा दी किसकी? साक्षात्कार की। और उन्होंने कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन डार्ले ने कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और जो साक्षात्कार है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला संरक्षित या नियंत्रित साक्षात्कार, और दूसरा होता है असंरक्षित या अनियंत्रित साक्षात्कार। संरक्षित या नियंत्रित साक्षात्कार का मतलब है कि जिसका
समय सीमा निश्चित, जिसका जगह स्थान निश्चित, वो तो होता है संरक्षित, और जिसकी कोई समय सीमा, प्रश्न सीमा कोई निश्चित नहीं होती, वो होता है असंरक्षित साक्षात्कार। वैसे तो साक्षात्कार बहुत प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, व्यवसायपूर्ण साक्षात्कार, लेकिन मुख्य रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संरक्षित या नियंत्रित और असंरक्षित या अनियंत्रित। ये किसके अंतर्गत आता है? मौखिक परीक्षा के अंतर्गत। इसके बाद में आती है शलाका परीक्षा। ये शलाका परीक्षा क्या होती है समझिए। जैसे कि अब आप वर्तमान में जब पढ़ते हो तो जैसे पढ़ते पढ़ते आपने बीच में और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेन रख दिया और पुस्तक को बंद कर दिया। जैसे कि आपने जो पुस्तक पढ़ रहे हो जहाँ से आपने पढ़ी और ऊपर से उसका पृष्ठ मोड़ दिया, उसी प्रकार से पहले एक शलाका होती थी और उस शलाका को कहीं पर भी रख दिया जाता और वहीं से खोल करके छात्रों से प्रश्न पूछ लिया जाता। उससे छात्र को ये नहीं बताया जाता कि आपको कहाँ से, ऐसे जैसे अब शिक्षक कल कहता है कि मैं आप चौथा पाठ याद कर लाना, कल मैं आपसे पूछूंगा, उस प्रकार से नहीं। शलाका परीक्षा में कहीं से भी जहाँ शलाका रखी जाती वहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता। ये थी शलाका परीक्षा। इसके बाद में देखिए शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में जो शिष्य, गुरु और शिष्य होते थे, उन दोनों के बीच में मंत्रों के ऊपर क्या होता था? शास्त्रार्थ। तो एक दूसरे के मंत्रों के ऊपर शिष्य और गुरु दोनों में शास्त्रार्थ होता था। वाद विवाद प्रतियोगिता ये वर्तमान में भी जो चल रही है, किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के प्रति जागरूक होने के लिए जब यह क्या चलती है? वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से ये है अपनी क्या? मौखिक परीक्षा। अब आप देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत पहली है निबंधात्मक। ये निबंधात्मक जो परीक्षा है ये इसे अविश्वसनीय, अव्यापक कहा गया है, क्योंकि देखिए वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है ये तो कैसी होती है? विश्वसनीय। इसलिए आजकल आप जितने भी एग्जाम देते हो वो सारे पेपर कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, क्योंकि इसमें जो शिक्षक है वो भेदभाव नहीं कर सकता। 4 ऑप्शन है जिसमें से जो सही है वो ही सही होगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि एक निबंधात्मक प्रश्न है, किसी शिक्षक ने तो उसकी राइटिंग को देखा और उसके 18 अंक दे दिए, किसी शिक्षक ने उसकी शुद्धता को देखा तो उसके 15 अंक दे दिए, किसी शिक्षक ने उसने क्या लिखा है और शुद्ध लिखा है तो उसने 12 अंक दे दिए। तो इस प्रकार से ये क्या है? अविश्वसनीय। निबंधात्मक जो प्रश्न है ये अविश्वसनीय हैं, अव्यापक हैं, इनमें कोई व्यापकता नहीं है। और वस्तुनिष्ठ क्या है? ये विश्वसनीय, व्यापक, वैध, इनकी ये सारी विशेषताएं हैं। अब निबंधात्मक जो प्रश्न हैं इनकी जो शब्द सीमा है ये 150 शब्द या उससे भी ऊपर हो सकती है। अब लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं इनकी जो शब्द सीमा है ये 50 शब्द हो सकती है। और लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों की शब्द सीमा 2 या 3 शब्द या एक पंक्ति में हो सकती है। अब आप देखिए, अब आगे आता है वस्तुनिष्ठ। अब देखेंगे, इसको समझेंगे, किसको? वस्तुनिष्ठ को। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब आप इसको समझिए, किसको? वस्तुनिष्ठ को। तो देखिए वस्तुनिष्ठ और ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्याभिज्ञान। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्रत्याभिज्ञान और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यास्मरण। पहला प्रत्याभिज्ञान और दूसरा प्रत्यास्मरण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। तो देखिए वे प्रश्न जिनके द्वारा अभिज्ञान का मतलब है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसी को हम क्या करें, मतलब जो चीज़ हमारे सामने है लेकिन हम उसे भूल रहे हैं, अभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान, जैसे कि आपने नाटक देखा अभिज्ञान शाकुंतलम, कि जो दुष्यंत को जो शकुंतला है वो याद नहीं आती, फिर वो उसको अंगूठी को जब दिखाती है तो उसको प्रत्याभिज्ञान क्या होता है?
याद आ जाती है। तो प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान जो प्रश्न हैं इन प्रत्याभिज्ञानों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अब जो वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, जैसे कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न। कौन से आते हैं? बहुविकल्पात्मक। देखिए इनके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं जैसे कि बहुविकल्पात्मक, सत्य असत्य, और इन्हीं के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं मिलान से संबंधित। पहले प्रश्न आते हैं इनके अंतर्गत बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और इन्हीं के अंतर्गत आते हैं जैसे कि सत्य और असत्य वाले, सत्य और असत्य, और इन्हीं के अंतर्गत आते हैं मिलान पद वाले प्रश्न, मिलान पद वाले। देखिए वो बहुविकल्पात्मक, जैसे कि 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं आता, जैसे कि लिखा हुआ है कि ये सत्य है या असत्य है, फिर भी निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य है या असत्य। मिलान पद वाले, हमको 4 ऑप्शन एक दूसरे से मिलाने, लेकिन फिर भी पता नहीं कि कौन सा किससे मिलेगा। वो हमारे सामने जो प्रश्न, हमारे आंसर भी हमारे सामने, तो ये क्या है? प्रत्याभिज्ञान। इसके बाद में दूसरे जो प्रश्न हैं वो हैं प्रत्यास्मरण, जिनका उत्तर छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर देता है उसे कहते हैं प्रत्यास्मरण, और जिनका उत्तर छात्र अपनी पहचान शक्ति के, मतलब अभिज्ञान शक्ति, अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, जिनका उत्तर छात्र पहचान के माध्यम से देता है उन्हें प्रत्याभिज्ञान, और जिनका उत्तर छात्र स्मरण के, मतलब स्मरण के से देता है उन्हें कहते हैं प्रत्यास्मरण। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं जैसे कि रिक्त स्थान पूर्ति। कौन से आते हैं? रिक्त स्थान पूर्ति वाले, और इसी के अंतर्गत आते हैं जैसे कि विलोम शब्द, इसी के अंतर्गत विलोम, रिक्त स्थान पूर्ति वाले विलोम शब्द। इसी के अंतर्गत आते हैं एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, और इसी के अंतर्गत आते हैं समानार्थक शब्द, समानार्थक, एकार्थी शब्द और समानार्थक शब्द। तो देखिए ये है प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यास्मरण, जिनका आंसर छात्र अपनी पहचान शक्ति के आधार पर देता है उन्हें प्रत्याभिज्ञान, और जिनका आंसर छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर देता है उन्हें प्रत्यास्मरण प्रश्नों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा गुणात्मक और परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक के द्वारा किसकी जांच की जाती है? परिमाणात्मक के द्वारा छात्र के ज्ञान की जांच की जाती है, और गुणात्मक के द्वारा छात्र के व्यवहार की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से जो परिमाणात्मक है ये भी 3 भागों में बटा हुआ था, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। और मौखिक जो परीक्षा है उसमें भी साक्षात्कार, सलाहकार, शास्त्रार्थ और वाद विवाद, और लिखित के अंतर्गत जो प्रश्नों का प्रकार है वो निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी 2 भागों में, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत बहुविकल्पात्मक, सत्य असत्य और मिलान पद वाले, और प्रत्यास्मरण के अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति वाले और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और इसके बाद में एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रत्यास्मरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रत्यास्मरण के अंतर्गत। अब आप इसके बाद में देखिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? वस्तुनिष्ठ, जो आप अभी अपन ने जो प्रश्न पढ़ा था वो कौन से पढ़े थे? वस्तुनिष्ठ। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। अब जो वस्तुनिष्ठ हैं, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं, विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहली जो विशेषता है वो है
विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब है कि यहाँ क्या होती है, अंकों की समानता। अंकों की समानता पहला है विश्वसनीयता, यहाँ होती है अंकों की समानता। दूसरा है वैधता। दूसरा कौन सा है, दूसरी जो विशेषता है उसका नाम है वैधता। जो हमारे मूल्यांकन की विशेषता हैं वही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं, और वैधता में है सत्यता के साथ शैक्षिक मूल्यों का अंकन। सत्यता के साथ शैक्षिक मूल्यों का सत्यता के साथ शैक्षिक मूल्यों का किसके साथ, सत्यता के साथ शैक्षिक मूल्यों का अंकन या शैक्षिक मूल्यों की, सत्यता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। शैक्षिक मूल्यों की या उद्देश्यों की, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है वस्तुनिष्ठता। तीसरा जो पॉइंट है वो है वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता में है उत्तर की समानता। उत्तर की समानता। विश्वसनीयता में तो क्या है, अंकों की समानता, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इसमें किसकी समानता होती है, उत्तर की समानता। नेक्स्ट जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है विभेदिता। विभेदिता, और ये नेक्स्ट जो बिंदु है वो है विभेदिता, और इसके अंतर्गत आता है सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश, यानी कि विभेदकारिता या विभेदिता, कुछ भी कहें, विभेदकारिता या विभेदिता। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है कि सभी स्तर के प्रश्नों का, कैसे, सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश। और इसके बाद में आता है व्यापकता। अगला जो बिंदु है वो है व्यापकता, और इस व्यापकता के अंतर्गत इसमें तो है सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश, और इसमें है संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। इसमें तो सभी स्तर है, और इसमें है संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। अब है अगला जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन में सुगमता। मूल्यांकन, और मूल्यांकन में क्या होती है, सुगमता या सरलता। मूल्यांकन में क्या होती है, सरलता। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परीक्षा लेने में सरलता। नेक्स्ट है परीक्षा लेने में सरलता। मूल्यांकन में भी सरलता और परीक्षा लेने में भी सरलता। ये सरलता, मूल्यांकन में सरलता या सुगमता। और इसके बाद में नेक्स्ट है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता। तो इस प्रकार से ये हैं किसकी विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं। पहला समझिए विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता क्यों है, क्योंकि अंकों की क्या होती है, समानता। चाहे एक शिक्षक उसको जांचे, चाहे 1000 शिक्षक जांचे, तो भी उसमें क्या आएंगे, अंक समान ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से बदल दिया जाए, अंक क्या आएंगे, समान ही आएंगे। तो इसमें होती है अंकों की समानता। दूसरा है वैधता, कि सत्यता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति।
ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी से भेदभाव किया जाए। सत्य है, जो चीज़ है वो सत्य है, ये आंसर है तो यही है। तो सत्यता के साथ कैसी शैक्षिक उद्देश्यों की क्या होती है, प्राप्ति। इसके बाद में तीसरा जो है और वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है उत्तर की समानता। जो उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जो उत्तर है वो ही उत्तर रहेगा। और यहाँ विश्वसनीयता क्यों है, क्योंकि जो उत्तर है, जिस उत्तर में जो अंक आएंगे उतने ही अंक आएंगे, समान ही अंक आएंगे, उनको बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक का है और यहाँ 1 अंक दे दिया जाए, 2 ही अंक दिए जाएंगे। यदि सही है तो 2 ही दिए जाएंगे, यदि गलत है तो 0 ही दिया जाएगा। और यदि 1 अंक का है तो 1 ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं यहाँ आधा दे दिया जाए, और ऐसा नहीं कि यहाँ आधा अंक दे दिया जाए और गलत है तो 0 ही दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या है, उत्तर की समानता और अंकों की भी समानता। अब है विभेदिता, कि सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश। आपने देखा होगा कि आप जो पेपर देते हैं सभी स्तर के प्रश्नों का, आप कहते हैं अरे 3-4 प्रश्न तो इतने टफ आए थे, किसी पर भी नहीं हुए। आप क्यों बोलते हो ऐसा? क्योंकि वहाँ कैसा है, सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश है। और यदि कोई बंदा गांव से चल कर के आया है, उसने कुछ भी तैयारी नहीं की, फिर भी वो 40-50% प्रश्नों को हल कर देता है, क्योंकि वहाँ सरल प्रश्न भी हैं, वहाँ मध्यम प्रश्न भी हैं और वहाँ कठिन प्रश्न भी हैं। सभी स्तर के प्रश्नों का क्या होता है, समावेश होता है। तो इस प्रकार से यह है विभेदिता। अगला जो बिंदु है वो है व्यापकता, कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। अब आप देखिए, आपके पढ़ने का तरीका, आप जैसे कि आप बहुत सारे, चाहे आप किताब से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आप एक ही टॉपिक को सारे शिक्षकों को, जैसे कि कोई वर्ण विचार पढ़ा रहा है, संधि पढ़ा रहा है, तो वो तो आपने कम से कम 5 बार देख ली। और लास्ट के जो टॉपिक हैं, जैसे कि प्रश्न निर्माण है, वाच्य परिवर्तन है, लकार परिवर्तन है, ये आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक में से 10 प्रश्न पूछ लिए जाएं, सारे टॉपिकों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह है संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश, सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश और संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। इसके बाद में आता है मूल्यांकन, और इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा ही कॉपी चेक हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ना ही तो उत्तर की असमानता है, ना ही अंकों की असमानता है। जो सही है सही है, गलत है तो गलत है। तो इसमें क्या होती है, मूल्यांकन में भी सरलता और सुगमता, एक साथ बहुत सारी जांच की जा सकती हैं। लेकिन जो निबंधात्मक जो प्रश्न है, क्या उसमें आप ऐसे चेक कर सकते हो? उनमें क्या होती है, मूल्यांकन में सुगमता या सरलता नहीं होती। इसके बाद में है परीक्षा लेने में सरलता। जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, इनकी परीक्षा लेने में भी OMR शीट को दे दिया, परीक्षा लेने में भी क्या है, सरलता। और लास्ट में यह है व्यवहारिकता, क्योंकि यहाँ पर किसी के व्यवहार में क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, दुर्व्यवहार नहीं होता किसी से भी, कि इसके ये तो ज़्यादा हितैषी है, इसके ज़्यादा अंक दे दिए, ये कम हितैषी है, इसके कम अंक दे दिए, ये रिश्तेदारी में आता है, इसके ज़्यादा अंक दे दिए। तो यहाँ क्या है, व्यवहारिकता। तो इस प्रकार से यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं। एक बार फिर बोलिए, पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा विभेदिता, और पांचवा व्यापकता, और छठा है मूल्यांकन, सातवां परीक्षा लेने में सरलता, और आठवां है व्यवहारिकता। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक था मूल्यांकन। देखिए आगे की अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।